स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज। रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज कि कौन कौन से हमारे पास हैजर्ड्स हैं, नुकसानात क्या हैं, या कौन कौन से हमारे पास डेंजर साइंस हैं जो रिलेटेड है हमारे पास किसके यूज़ से लिंक्ड हैं, फर्टिलाइज़र के यूज़ से, खादों के इस्तेमाल के साथ लिंक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स डिस्कस किया था, हमने फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन देखी और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ऐसे कितने टाइप की होती हैं फर्टिलाइजर्स? 2। ये किस बेस पे थी? केमिकल नेचर की बेस पे थी कि कौन कौन सी 2 टाइप्स हो सकती हैं उसकी, ऑर्गेनिक हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक हो सकती हैं। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे भी थी, आर्टिफिशियल होंगी या फिर नेचुरल होंगी, आर्टिफिशियल होंगी या नेचुरल होंगी। कल भी हमने ये बात की थी कि कोई भी फर्टिलाइजर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, एक्सेस होगी या डेफिशिएंसी होगी तो उसके प्रॉब्लम आएंगे। उसके क्या आएंगे? प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे कि अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो है वो प्रॉब्लम है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, कल हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने कहा था ये साल्ट फॉर्म होते हैं। ये कैसे होती हैं? इजीली सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल हो जाती हैं किसमें? वाटर में, एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट बॉडी, प्लांट को फौरन से अवेलेबल हो जाती है। इनकी डिग्रेडेशन स्लो थी, फास्ट थी? जल्दी टूटते हैं, देर से टूटते हैं? ये कंपाउंड जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि जिसके नतीजे में जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर आप एक्सेस में यूज करो, इसमें यूज करो, तो पहला प्रॉब्लम जो ये काज करता है दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, पी से भी लिखते। अब यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? कहते हैं कि आमतौर पर अगर यूट्रोफिकेशन का ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट्स का किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे अकोमोलेट हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे अकोमोलेट हो जाना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। किसका इकट्ठा हो जाना? न्यूट्रिएंट्स का। किसका इकट्ठा हो जाना? न्यूट्रिएंट्स का। क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजर्स कौन सी हैं? हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के पास क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स ही हैं। ये क्या है? क्योंकि हमने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट के टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना कि पौधों की जो मिनरल की कमी है वो कैसे पूरी कर सकते हैं, वो हम खादें डाल के पूरी कर सकते हैं। तो खादों में क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। क्या होंगे? तो कहते हैं अगर आप एक्सेस में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल में यूज करोगे तो सॉइल के अंदर किसकी तादाद, किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी? मिनरल्स की। किनकी? मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इनकी क्वांटिटी। इसके अलावा भी यूट्रोफिकेशन 2-3 चीज़ों की तरफ इंडिकेशन है कि सम टाइम आपने देखा होगा कि जोड़ का पानी खड़ा होता है, तालाब का, या बारिश हुई है गली मोहल्ले में तो वो पानी जो है ना वो एक जगह इकट्ठा हो गया। अब देखते देखते क्या होता है कि उस पानी के अंदर फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो है ना वो काई जम जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है उसके ऊपर, अगर ज़्यादा देर तक वो पानी जो है ना वहाँ पे खड़ा रहे। होता क्या है उसके अंदर? एक तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दूसरा उसके अंदर जब एल्गी वगैरह ग्रो करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जहाँ पे सीवेज वाटर होता है, क्या होता है? सीवेज वाटर में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, सारे का सारा एनिमल्स का वेस्ट होता है सारे का सारा। तो वो जो सीवेज वाला वाटर है और उसके अंदर हम ये कपड़े वगैरह धोते हैं घरों में तो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारे जो है ना इस तरह के साल्ट फॉर्म्स होती हैं। तो ये सारे के सारे साल्ट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं उस पानी में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैटर कौन प्रोवाइड करता है? वहाँ पे एल्गी या फंजाई ग्रो की हुई है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो वहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये बाकी तमाम किस्म के जो मटेरियल पढ़े हमने वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, कि साल्ट भी काफ़ी सारे हो जाते हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर भी इकट्ठी हो जाती है। फिर इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अंदर रहना शुरू कर देते हैं। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
पहले तो खुशी खुशी रहते हैं क्योंकि फ्रेश पानी होता है, तब उनको फ्रीली अवेलेबल होती है ऑक्सीजन। जैसे जैसे वो पानी पुराना हो जाता है उसके अंदर एक तो ऊपर काई जम जाती है, हवा से जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं जा रही होती पानी में, और दूसरा जो पानी के अंदर पहले से डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो कम हो गई है, जिसके नतीजे में पहले एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, फिर बाद में कौन से ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है, एनारोबिक की तादाद ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली वो कौन सी फर्मेंटेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन करेंगे ना, तो अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड इस तरह की फर्मेंटेशंस करेंगे, जिसके नतीजे में वहाँ से गैसेस भी इवॉल्व होंगी और वो सारे का सारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल्यूट हो जाएगा। क्लियर? ये है यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो सॉइल में अकोमोलेट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक वन ऑफ देम मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक तालाब की कम्युनिटी की एग्जांपल लेके। इसके अलावा और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर वो कहता है खास तौर पे जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, कौन सी होती हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, कौन सी थी जिनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन हो प्लांट बॉडी के लिए, प्लांट बॉडी के लिए क्या हो मेन सोर्स ऑफ। अब वो कहता है इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के दोनों काम, चाहे आप इनको स्टोर करो, स्टोरेज हो इनकी, या इनका यूज हो, या इनका क्या हो, यूज हो, एक्सेस यूज हो, दोनों के नतीजे के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, इस खाद में क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब आप इसको स्टोर भी करोगे किसी भी एनवायरनमेंट में तो थोड़ी बहुत इन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? जब ऑक्सीडेशन होगी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो इस नाइट्रोजन के साथ कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। कौन मिलेगा? इसके नतीजे में कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कोई भी गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इसी तरह अगर आप इनका एक्सेस यूज करो, फिर तो आपने जमीन में डाल दी, फिर तो आप जानबूझ के कह रहे हो कि रिएक्शन हो, रिएक्शन थोड़ी मिकदार में नहीं, अगर आपने एक्सेस में यूज किए, किसमें यूज किए, तो तब भी हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे। अब वो कहता है ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ये हमारी हवा में जाएंगे एंड देन ये ग्रीन हाउस गैस में काउंट होंगे। ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा है आपने, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, और देन हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस ग्रीन हाउस काज करती हैं। जैसे ओजोन का काम है, फिर पूरा एक ब्लैंकेट बनता है अर्थ के गिर्द, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यानी कि नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर्स किस गैस का सबब बनती हैं? तो पोल्यूशन है ना, हमारे माहौल को नुकसान दे रही नहीं दे रही, पहले यूट्रोफिकेशन के जरिए, अब ग्रीन हाउस के जरिए। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब भी कभी आपने किसी भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हो बेटे, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब्स होती हैं, वहाँ पे किसान क्या करते हैं, अपनी मिट्टी का सैंपल ले जाते हैं। मिट्टी का, जैसे घर में आपके पानी जब पीने वाला जो कि इस्तेमाल करने के काबिल ना हो तो हम उसका सैंपल ले जाते हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाते हैं कि इस पानी में कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, क्या हम अगर फ़िल्टर लगाएं घर में तो वो कामयाब हो जाएगा। फ़िल्टर होने से यानी कि आरओ प्लांट लगाएं या सिंपल फ़िल्टर लगाएं, इसमें आयरन ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो जैसे वाटर का टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे सॉइल का भी टेस्ट हो जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, तो वो किसान अपनी मिट्टी का सैंपल ले जाते हैं, वहाँ पे चेक करवाते हैं, तो वहाँ पे जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो चेक करते हैं उस मिट्टी को, कि बताते हैं कि आपकी मिट्टी में फ़लान न्यूट्रिएंट इतने परसेंट है, फ़लान न्यूट्रिएंट इतना है, फ़लान की कमी है और फ़लान ज़्यादा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं आपको, और फिर आपको ये भी सजेस्ट करते हैं साथ में कि अब आपके इस सॉइल की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी फ़लान फसल इस ज़मीन में बहुत अच्छी होगी, फ़लान फसल बहुत ही अच्छी होगी। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो वो भी हमें बता देंगे, अगर कोई ज़्यादा है तो वो भी बता देंगे। तो वो कहते हैं कि जब भी आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ करनी है, फर्टिलाइजर यूज़ करने से पहले अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो कैलकुलेट करनी चाहिए। अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यानी अगर हम एक्सेस में डालेंगे तो फिर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान है। ठीक है, दोनों तरीके से नुकसान है ना, एक तो हमें फिजिकली ये नजर आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, दूसरा आपने फजूल में वो खाद डाल दी है, फजूल में आपने जो है ना वो पैसा खर्च कर दिया है।
तो इकोनॉमिक लॉस भी है हमारा और यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। ये तो था हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो और भी काफी सारे हैं, इन डेप्थ डिटेल से पढ़े तो। फिर कहता है कि कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से भी रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी थी, कल हमने पढ़ी थी, एग्जांपल्स थे बेटे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैन्योर एंड कंपोस्ट, मैन्योर एंड कंपोस्ट। बेटे दो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थी, हमने कहा था जो कंपोस्ट होगा उसमें पी आ रहा है, तो किसके प्रोडक्ट्स होंगे, ये प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, गले सड़े पत्ते होंगे या कुछ भी ऐसे कोई भी चीज होगी। और मैन्योर के बारे में हमने कहा था ये एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक जो क्या कहते हैं उसको, खाद्य हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, उनका भी लॉस है, सॉरी उनका भी हमारे पास जो है ना वो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को। ये नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक वो केमिकल्स हैं वो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं इसलिए उनका प्रॉब्लम आता है, नहीं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा कि जैसे जिस किसी मिट्टी के अंदर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे, आपने कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से एक तो सॉइल की एरिएशन बढ़ जाएगी, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो फिर क्या होगा, फिर नाइट्रोजन लीचिंग के चांसेस होते हैं। किसके चांसेस होते हैं, नाइट्रोजन लीचिंग। अब नाइट्रोजन लीचिंग किसे कहते हैं, सुने कभी लीचिंग का नाम सुने, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अच्छा, नाइट्रोजन लीचिंग बेटे किसी भी चीज की लीचिंग हो सकती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल के हमारे पास, आपने कभी फिल्टर बनाया, छोटी क्लासों में ना आपको प्रोजेक्ट देते हैं फिल्टर बनाने के लिए। आप एक पाइप लेते हो, उसके अंदर जनाब पहले बारीक बजरी भरते हो, फिर मोटी बजरी, फिर उसमें सैंड, तो सबसे नीचे कॉटन कपास लगाते हो, ठीक है, फिर वो पाइप में ऊपर एक तरफ हम टूटी लगा देते हैं, नीचे ऊपर से फिर पानी डालते हैं गंदा मट्टी वाला करके, फिर जब वो नीचे से निकलता है टूटी में से वो बड़ा साफ होके आता है। वो एक नेचुरल हम फिल्टर बनाते हैं। वो नेचुरल क्या बनाते हैं, फिल्टर बनाते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन में नेचुरल फिल्टर बनाया हुआ है। जैसे ही पानी नीचे जाता है तो जैसे ही ये पत्थरों की तहों में से, रेत में से और इन तमाम चीज़ों से गुजर के जाता है तो नीचे जाते तक वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है। अब बिल्कुल यही फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। नाइट्रोजन लीचिंग का ये मतलब है, एक तो होता है कि न्यूट्रिएंट्स का पानी के साथ मिलके नीचे उतर जाना, ज़मीन की तहों में चले जाना, ज़मीन की तहों में चले जाना, ठीक है। अब अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को रिक्वायर हैं वो कहाँ चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो उसके नतीजे में हमें फ़ायदा है, नुकसान है, नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह जब कोई बारिश वगैरह आती है तो जब बारिश आती है तो पानी मूव करता है मिट्टी के ऊपर, नहीं करता, करता है। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस यूज़ करेंगे हम, तो बहुत से ऐसे हमारे यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजफुल, वो वाटर के साथ रन ऑफ हो जाएंगे। वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, रन ऑफ का मतलब क्या होता है, रन आउट नहीं, रन ऑफ। जैसे मैच देख रहे हो ना, तो वो भागते भागते अगर वो ना पहुंचे विकेट को लग जाए तो रन ऑफ होता है। तो ये रन ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ का मतलब हट जाना, ठीक है। पानी के बहाव की वजह से वो जो इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, वो फिर धुल जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें फ़ायदा है, नुकसान है, नुकसान। तो दोनों का है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तब भी प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तब भी प्रॉब्लम। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कोई इसमें समझने वाली बातें नहीं है जो आपको समझ ना आए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कहता है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज, कि एनवायरनमेंट को हमारे क्या नुकसान होगा। द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, their high solubilities also degrade the ecosystem through the eutrophication। हमारे यूट्रोफिकेशन के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। अब यूट्रोफिकेशन की क्या डेफिनेशन है, इंक्रीज इन द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में केमिकल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। किसी इकोसिस्टम में केमिकल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में काज द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड्स। NO2 को नाइट्रस कहते हैं,
और सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी आप कह सकते हो। अमोनिया गैस में बी इमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अमोनिया यूरिया सुना है, यूरिया खाद होती है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी थी, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट। इन तमाम में मेजर जो है साथ में अमोनियम है। क्या है? अब वहाँ से अमोनिया जो है वो गैस होती है। अमोनिया क्या होती है? अगर वो डिग्रेड हो साल्ट, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जल्दी डिग्रेड होती है, देर से जल्दी, थोड़ी सी मॉइस्चर नमी मिलेगी उनको तो वो मॉलिक्यूल्स डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ से कौन सी गैस इमिट होना शुरू हो जाएगी? अमोनिया गैस। अंडरलाइन कर लो इसको भी। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया, जब वो ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगी, कैन आल्सो इंक्रीज द सॉइल एसिडिटी। बेटे अमोनियम और अमोनिया दो चीजें हैं हमारे पास, NH3 और NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखें अमोनिया के पास हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन लगे हुए इसके साथ 3 ये नहीं लगे हुए, अगर एक और भी लग जाए तो अमोनिया से क्या बन जाता है? ये अमोनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम। तो डिफरेंट ऐसे ऑक्साइड्स जो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, जो क्या होते हैं? अल्कलाइन इन नेचर, बेस की नेचर रखते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? अमोनियम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके नतीजे में बेस कम हो जाती है, तो उनके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, एसिडिक पार्ट्स, वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मिसाल के तौर पे पानी की एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम को अगर हम पानी में डालें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? और साथ में पानी के पास कौन कौन से आयन होते हैं? एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ आ गया, बच कौन सा जाएगा? H पॉजिटिव। तो इस तरह से जो एसिडिक पार्ट्स हैं, हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिटी बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिटी, एसिड कहते ही उस चीज को हैं जब जिसको हम पानी में डालें और वो हमें कौन से आयंस दे? हाइड्रोजन आयंस दे। क्या दे? हाइड्रोजन आयंस दे। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू द पेस्ट प्रॉब्लम, जिसके नतीजे में पेस्ट वगैरह जो है ना, ये कीड़े मकोड़े हशरात ज्यादा हो जाते हैं, बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्टिव रेट। क्यों? उनकी रिप्रोडक्शन रेट बढ़ क्यों जाती है इंसेक्ट्स की या इन पेस्ट वगैरह की? क्योंकि वहां पे उनको क्या मिल रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको। वहां पे क्या मिल रहे हैं? यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या हुआ? इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए। चलिए, फॉर दीज रीजंस इट इज रिकमेंडेड दैट nutrient content of the soil and the nutrient requirements of the crop should be calculated before the application of inorganic fertilizers. अब ऑर्गेनिक के बारे में है, excessive amount of organic fertilizers cause environmental problems due to nitrate leaching. A runoff of soluble organic compounds, वो organic compounds जो soluble होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं? वहाँ से run off हो जाते हैं। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।